हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, जहां पर हम करेंगे सोशल साइंस की क्लास। आप लोगों की जो क्लासेस है यहाँ पर, ये सोशल साइंस का जो हमारा एक टॉपिक लेफ्ट था नवपाषाण काल, उसे करना है ताकि एक पूरा सेक्शन हमारा ओवर हो, फिर हम आगे कॉन्टिन्यूस करें और आगे चीज़ों को देखते हुए चलें। तो आइए देखते हैं कि सोशल साइंस में जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसमें बहुत छोटी सी चीज़ें ही हैं, वही हम यहाँ पर रिलेवेंट डिस्कस करेंगे ताकि आपका भी एक स्टेप बाय स्टेप करके क्रम बना रहे। पहले आपने एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो वो चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं यहाँ पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, आपको हेल्प ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और ध्यान रखिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिला है। टेलीग्राम को आप जाओगे, सर्च करोगे, शालिनी क्लासेस ही नाम है, वहाँ पर भी आप देखेंगे आपको राम सर का लिंक मिलेगा, आपको उनसे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको हेल्प करने के लिए कई सारे साधन उपलब्ध हैं, आप जो अच्छा लगे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पैसे पूछिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आगे देखते हैं क्लास में क्या है। हमें जो पढ़ना है वो है नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। बेसिक है, सिंपल है, पता होनी आपको चाहिए। नवपाषाण काल के बारे में है वो हमें यहाँ पर जानना है कि क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते। तो मैंने आपको 3 काल के बारे में, पूरा पाषाण, मध्य और नव, तो ये तीसरा है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले के जो 2 थे वो मैंने आपको बता दिए, ये तीसरा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है, लेकिन एक बात है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो वो है। हाँ, और एक बात आपको ये कहनी थी कि आप लोग के बीच-बीच में मैं आप लोग को टाइमिंग बता दिया करूँगी, एटलीस्ट अब जो भी समय रहेगा, मैं आप लोग को लिंक ज़रूर दे दूँगी। तो आप लोग को जो हमारा एक चैनल और है, क्लासेस बाय शालिनी करके हमारा एक चैनल और है, मैं आपको नाम लिख रही हूँ, ध्यान से सभी लोग सुन लें। क्लासेस बाय शालिनी करके एक हमारा चैनल और है, जहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाती हूँ। तो वो चैनल भी सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी दिया गया है और मैं यहाँ पे दे देती हूँ चैट बॉक्स में, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे बीच बीच में, तो वो आपकी हेल्प कर देगा, मैं यहाँ पर भी करवा दूँगी। तो इसलिए जो है वहाँ से भी अवेयर रहिए, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। ये क्या है, न्यूलिथिक एज क्या, कैसे है, इन चीज़ों को जानना और समझना है। तो कहा रहा है यहाँ पर, नव मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मानव के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। जी हाँ, जो नवपाषाण काल हमारा आया उसके बाद से लेके ह्यूमन बीइंग के जीवन में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंज देखने को मिला। क्योंकि जैसे एक जनरेशन ख़त्म होती है, उसके बाद कोई और जनरेशन आती है, तो चेंजेस देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो उसी तरीके से समय के साथ हर पीढ़ी में चेंज आता है। तो यहाँ पर भी एक युग में, एक टाइम ड्यूरेशन में, एक एज ऑफ इंटरवल में बहुत बड़े चेंज हो रहे थे, बहुत अधिक चेंज आया। इस युग में भोजन का उत्पादक हो गया, मतलब जो भोजन की कमी थी, जो सिर्फ मांस खा रहे थे या जो फल वगैरह, कंदमूल, केला, अमरूद, जो भी जंगल में मिल जा रहा था वही जो खा रहे थे। अब क्या था, कृषि जो थोड़ी बहुत होती थी, अब वो बड़ी स्केल पे होने लगी। आज हम जो सर्वाइव कर रहे हैं, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो तो खेत से तो आ रहा है, दाल खा रहे हो वो भी खेत से आ रहा है, आलू खा रहे हो वो भी खेत से तो आ रहा है। तो आज कृषि प्रधान देश हमारा भारत कहलाता है। तो कैसे हम लोग जो इतना लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, खाते जो हैं, वो तो खेत से ही सारी चीज़ें आ रही नहीं आ रही, ए टू जेड एवरीथिंग आप जो भी कर रहे हो, आप कितना भी रिएक्ट करते हो, तब से तो आपको खेत से ही आ रही है। कोई भी चीज़ खा रहे हो, कोई कितना भी कुछ खा रहा है, सब खेत से आ रहा है, ठीक है, सिर्फ दूध और पनीर छोड़ के। और भी गाय के लिए भी चारा वहीं से आता है। तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो यहाँ पर क्या है कि भोजन का उत्पादक जो नहीं था, जो लिमिटेड अमाउंट में था, वो खूब हो गया। तो कृषि के में काफ़ी अच्छा ज्ञान हो गया लोगों को, खेती भर भर के करने लगे। पहले इक्का दुक्का लोग करते, अब वो ज़्यादा बड़े स्केल पे करने लगे। यहाँ पर पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी इसको कहा जाता है। भारत में 4000 ईसा पूर्व से या शुरू और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक ये लगभग चला। टाइम डिकेट ऊपर से लेकर नीचे तक घटता हुआ आता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। इस युग में मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो अधिक विकसित हुआ। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में क्या हुआ, चीज़ें नई निखर कर आई। समझ रहे हैं? जैसे कोई चीज़ होती है ना कि वो बन रही है, लोग सोच रहे हैं, ज़रूरतें पड़ रही हैं, और हम तभी सोचते हैं या हम तभी काम करते हैं जब हमें उसकी नीड पड़ती है। तो यहाँ पर इस युग में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो अधिक विकसित हो चुका था। उसने अपने बौद्धिक विकास के लिए, मतलब अपनी जो आपके आईक्यू लेवल है, आपके इंटेलिजेंस लेवल है, उनमें कैसे डेवलपमेंट करना है, उनको कैसे आगे लेकर चलना है, उसमें क्या अपडेट करना है, इन चीज़ों पे आपके अनुभव जो थे वो सारे, आपके एक्सपीरियंस क्या हैं, आपने पिछले काल में क्या सीखा, उस काल से कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो उस पीढ़ी से लोग क्या लेकर आए, इस तरीके से जो परंपरा आप निभा रहे हो, डेथ हो रही है तो उन्हें दफना रहे हो, और भी जो चीज़ें हो रही हैं, स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के जो औजार थे, जो वो लोग हथियार बनाते थे,
पत्थर के हथियार बनाते थे या मिट्टी के बहुत सारे जो भी चीज़ें बनाया करते थे, उनमें काफ़ी सुधार किया। कैसे कैसे हर चीज़ को काट तोड़ने का, फँसाने का, जैसे लोग को हर शिकार को करने का एक ही औजार तो नहीं होता ना, क्योंकि बंदूक अलग होती है, चाकू अलग होती है, तलवार अलग होती है, कुल्हाड़ी अलग होती है, बहुत सारे होते ही नहीं होते हैं। तो फ़ारसा वगैरह अलग होता है, गणास होता है, एक अलग होता है, गदाला-वदाला अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम आज देखते हैं लाइफ़ में। तो वैसे क्या है कि हर जानवर, शेर को मारने के लिए कुछ होगा, जो है हाथी को, मतलब और हाथी नहीं, मतलब और जो जंगली जानवर हैं उनको मारना होगा, जो भी होता है सबका अलग-अलग औज़ार होता है। तो उस तरीके से ज़रूरत पड़ी, तो उस तरीके से उन लोगों ने सोचा कि हमें क्या चेंज करना चाहिए। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर सांस्कृतिक के साक्ष्य बहुत मिले हैं। मतलब जो दक्षिणी का एरिया था, जो पूरब के रीजन्स थे, वहाँ पर जो लोग गए, तो हम कैसे थे, पुराने घरों में जाते हैं तो वहाँ पर देखो कुछ सामान मिलता है, अरे ये एक एंटीक पीस कहलाता है कि नहीं कहलाता। सेम उसी तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारे पुराने जो स्थल हैं, चीज़ें हैं, उनके बारे में ये बात यहाँ पर है कि वहाँ पर सांस्कृतिक चीज़ें जो कल्चर कुछ हुए हैं, या कोई कर्मकांड हुआ है, या कोई पूजा हुई है, या कोई और परंपरा निभाई गई, तो उसके कुछ छोटे-छोटे प्रूफ वहाँ पर देखने को मिले। तो लोगों ने उसको लैब टेस्ट किया, तो समझ में निकला ये भी चीज़ें हुआ करती थी, या इनको वैसी जानकारियाँ थी। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं, अलग-अलग जगह पे बहुत सारे प्रूफ मिले, एक जगह पे इकट्ठे नहीं मिले, थोड़े कहीं, थोड़े कहीं, थोड़े कहीं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों और नदी तट के समीप जो बस्तियाँ स्थापित की गई थी, वो भी वहाँ पर देखने को मिली। छोटी-छोटी बस्तियाँ थीं, तो उससे क्या होता कि वहाँ पर जैसे एक घर बनता है तो एक बाउंड्री बनती है ना, नेव जिसको कहते हैं, तो कुछ-कुछ वो टूटी-टूटी मिली हैं, कहीं पर दीवार आधी टूटी नहीं मिली है, कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिली हैं। पूर्वी भारत में गंगा, सोन है, गंडक है, घाघरा है, नदियों के डेल्टाओं में महानों रह डेल्टा जो रीजन हो, जहाँ पर मिट्टियाँ बीच में हो जाती हैं और वहाँ पर घास वगैरह जम जाती है, फिर साइड-साइड पानी-पानी रहता है, वो डेल्टा रीजन कहलाता है। तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके से जीवन यापन लोग करते थे। तो मतलब ये पता कैसे चलता है, सिर्फ रह कर प्रूफ के हिसाब से। ठीक है, बात समझ में आई? सारी बातें बहुत सिंपल है, बहुत ही क्लियर एज़ अ स्टोरी टेलर। मैंने आपको कहा स्टोरी नुमा समझिए कि एक स्टेप था, एक बड़ा सा काल था, पूरा प्रसारण काल, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी। मध्य प्रसारण काल में आए 10 अच्छी बातें प्रसारण काल की याद कर लो, पूरा प्रसारण काल की 10 अच्छी बातें याद कर लो, 10 बुरी बातें, नौ प्रसारण काल की 10 अच्छी बातें। फिर आप इसके जब आपको इनके की टर्म्स पता होंगे, इस काल में ऐसा होता था, जैसे आपके पुराने घर रहे होंगे, जो आपके दादाजी बाबा जी के घर रहे हों, वो कैसे थे। आज आपके पिता ने जो घर बनवाया कहीं बाहर, वो कैसे थे। अब आप जो बनवाओगे नए, अलग-अलग बेंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, गुड़गाँव में, जहाँ मर्ज़ी वहाँ, तो वो अलग होगा कि नहीं होगा। अब कोई यहाँ पर ऐसे समझ को लो फैज़ाबाद से कोई यहाँ पर रहा, फैज़ाबाद की एक जनरेशन रही, उसके बाद वो जनरेशन आई लखनऊ, लखनऊ से वो जनरेशन कहाँ चली गई, बैंगलोर, या वो जनरेशन चली गई गाज़ियाबाद। तो ये चेंज हुआ कि नहीं, कितना आसमान अंतर का फ़र्क है। फैज़ाबाद और कहाँ बैंगलोर, कहाँ गाज़ियाबाद, कहाँ गुड़गाँव, क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग वही हैं, ठीक है। तो चीज़ें चेंज हुई कि नहीं हुई। तो वैसे ही सारी चीज़ें उस समय भी चेंज हो रही हैं, आपको बस उनके की टर्म्स को याद रखना है कि इस जनरेशन में ऐसा था, इस जनरेशन में ऐसा, इस युग में ऐसा था। आप आराम से कितना भी क्वेश्चन आपसे क्यों ना पूछा जाए, आप उसको कर लेंगे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बढ़िए। मैं आपको कुछ की टर्म्स भी दिखाऊंगी। ये देखिए नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं, पूरा ये आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये चिरांद है, कोलडीवा है, मेहरगढ़ है, भुजोम है, ये बंगाल की खाड़ी है, पयमपल्ली है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई जो मैपिंग में हुई हैं। तो मैं छोटा सा मैप फ़िलहाल नहीं आएगा, और मैप को देखकर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी है, लेकिन हमें मैप इस तरीके से नहीं पूछेगा तो हम मैप के बारे में बहुत ही परेशान नहीं होते हैं कि चीज़ें हैं तो नहीं, लाओ देख लेते हैं, कर लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल ही है, बट थोड़ा सा बहुत ध्यान में रख लोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मैं आपके इसके जो मेन बड़े फैक्टर्स हैं, जो आपको आपके कीवर्ड टाइप में याद रखने हैं या आपको आपके अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो डिस्कस करूँ। लेकिन उससे पहले लाइक बनता है, फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चीज़ें होंगी, और मैं एक काम ये भी करती हूँ कि साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लेके चलती हूँ, ताकि आपके अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस भी होते चलें। तो वो ही चाहे वो 10 मिनट की ही क्लास होगी, मेरा एक कहना है कि मैं क्लासेस आपके लिए ज़रूर करूँगी, क्लासेस आपके लिए ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो 10 मिनट्स की ही क्यों ना हो, 10 मिनट की तो 2-3 क्लासेस हो जाएँ, लेकिन क्लास होनी चाहिए। ये पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। स्कूल जाना है तो जाना ही है, चाहे वहाँ जाके मत पढ़ो, अलग बात है। ठीक है, तो ये होता है। जैसे हम लोग का ऑफिस का शेड्यूल है कि मुझे ऑफिस पहुँचना ही पहुँचना है, मुझे जो है एटलीस्ट ऑफिस पहुँच कर लॉग इन करना ही करना है सेम टाइम पर। तो फिर वहाँ ना करो काम, एक अलग बात, लेकिन ऑफिस पहुँचना ही पहुँचना है, मैंडेटरी है। ठीक है,
समझ में आई बात है? रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से लाइफ को बांधना पड़ता है। तो आप लोग भी फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जेन्युइनली लिख कर पूछिए, मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैम ये चीज़ समझ में आ गई है, ये चीज़ नहीं क्लियर हुई है, वो कमेंट बॉक्स में आएगा, हम उसका रिप्लाई आपको टिल चाहे कितना भी लेट नाइट होगा लेकिन ज़रूर देंगे, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए। समझ में आई बात? चलो, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला यहाँ पर है, उसे पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनता है, बीज बोने लगे। देखिए कौन, जो नियोलिथिक एज के आदमी थे, औरत थे, जो बच्चे थे, वो बीज कहीं पाए। बीज पाए कहाँ से? कहीं टहल रहे होंगे। अब आप जैसे आप मम्मी आपकी गेहूँ धुलती हैं, मेरी मम्मी धुलती हैं, सब लोग धुलते हैं, तो गेहूँ के बीज किनारे किनारे कहीं पड़े रह जाते हैं, ठीक है? वो जब बारिश होती है या उन पे पानी पड़ता है तो उनसे वो पेड़ निकलता है। होता है कि नहीं होता? सबने देखा होगा, 100% देखा होगा। नहीं देखा है तो जाओ, घर पे का गेहूँ होगा तो उसको गिरा के कहीं रख दो, थोड़ा पानी डाल दो, जम जाएगा। ऐसे ही वो कहीं पे वो गिरा होगा, बारिश हुई, उससे पेड़ निकला। तो वो चीज़ उन लोगों ने फिर गौर की, समझा, देखा, ऑब्ज़र्व किया, अच्छा ये भी चीज़ ऐसी है। तो उससे क्या हुआ, फिर वो लोग बीजों को इकट्ठा करने लगे, कुछ लगाए, फिर बीज को रखने लगे। मतलब एक गेहूँ, जैसे गेहूँ की खेती की तो गेहूँ कुछ रखने लगे, जौ की खेती की जौ रखने लगे, चावल की खेती की धान रखने लगे, चने की खेती की चना 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 बाजरा मटर सब लोग रख लेते हैं कि नहीं रख लेते, और फिर उसको अगले साल बो देते हैं। तो बीज से वनस्पति बनता है, ये बात इनको पहले पता नहीं थी। कहीं गिरा, इन्होंने देखा, उसको किया, क्योंकि हर बार कोई पीढ़ी आई है, कोई भूकंप आया, पलट गई, सामान तो वैसे ही रह जाता था, उल्टा पुल्टा हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो सेम चीज़ें हुआ करती थी। तो पहला ज्ञान इनको इसीलिए इसको न्यूलिथिक में कहा जाता है कि उनको किसानी की पूरी जानकारी हो गई थी। बीज बोने के साथ साथ उन्हें सिंचाई करना भी सीखा, क्योंकि नदी किनारे रहते थे, तो वो पानी, जैसे नहर से पानी आता है, वो कैसे आएगा, उनके वहाँ तक कैसे आएगा, वो गड्ढा खोद खोद के लेके आना करना, वो सब भी रास्ता वो बनाना धीरे धीरे करके सीख गए। इसीलिए जो लोग किसानी खेती करते थे, फिर वो नदी के आसपास में ही रहते थे, ताकि अगर गाय पाले हैं, बकरी पाले हैं, भैंस पाले हैं, जो भी पाले हैं, उसको भी, जानवर को वहाँ से पानी पीने को मिल जाए और उनको भी मिल जाए। ठीक, दो चीज़। अनाज के पकाने पर उसकी कटाई का भंडारण भी करना चाहिए। इनके पास स्टोरेज भी हो गया था, क्योंकि गेहूँ पैदा हुआ तो गेहूँ को प्रिजर्व करके रखते थे अगले साल बोने के लिए। तो इनके दिमाग में बात हो गई थी कि हमें गेहूँ लेना है, हमें लगाना है, उससे कुछ खाना भी है, उसको बेचना भी, व्यवसाय भी कुछ करना है, पैसे भी कमाने हैं, साथ ही साथ उसको अगले साल के लिए भी स्टोर कर। तो भंडारण वगैरह क्या होता है ये कुछ नहीं पता वाला, खाए बहाए फेंके गिर गया। अब उसको स्टोर करना सीखे। तो वहाँ पर जब स्टोर कर रहे हो तो रहोगे ना, वहाँ पर खेती कर रहे हो तो रहोगे ना, तो वो होता है कि ये मेरा स्थान हो गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों हो गया था। मतलब जब नवपाषाण काल आया ना, तो खेती में टॉप 10, और टॉप 10 में एकदम रैंक 1 पे पशुपालक भी हो गए थे, कि सारे जानवर पाल रहे हैं, सारी खेती कर रहे हैं, अनाज कर रहे हैं। तो हर चीज़ में वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी होती जा रही थी। तो बढ़िया ही था, दोनों लोग ग्रोथ, दोनों जगह सेक्शन में ग्रोथ हो रही थी। फिर उसके बाद कई स्थल पर युग के अनाज के दाने भी मिले हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों के दाने मिले हैं। दोनों में पता लगा है कि उस समय जो है कई सारी फसलें उगाई जा रही, खुद एक दो ही नहीं, बहुत सारी फसल की जानकारी इनको हो गई थी, और वो सब कुछ उगाते थे। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, करंट समय में पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था। फिर ये गुफक कराल है बुरजहों में, जो कश्मीर में है। कोल्डीवा मेहर महागढ़ है, जो उत्तर प्रदेश में। चिरान जो है बिहार में है, जो प्रेजेंट टाइम में है। तो उस समय बिहार, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान तो बटा नहीं था। तो ऐसे ही एरियाज़ के नाम थे जहाँ पर ये लोग रहते थे और अपना जीवन यापन, जनरेशन, एक युग, एक काल बिताते थे। तो इस तरीके से इनकी कई सारी चीज़ें हुआ करती थी। फिर उसके बाद देखिए, ये यहाँ पर जो है हल्लूर में पयमपल्ली, ये राजस्थान आंध्र प्रदेश में है। गेहूँ होता था इनके पास, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, दलहन, काला चना, हरा चना, ऐसी फसलों के प्रमाण मिले हैं। छोटे छोटे दाने छोटी छोटी पोटलियों में एकदम टाई करके बांध के मिले हैं। जो लोगों ने खोदा, देखा, इनको चावल पता था, इनको चना पता था, ठीक है, इस तरीके की जानकारी हो गई। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के साथ एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर, झोपड़ियाँ और घरों के भी अवशेष में। पहले वो गुफाओं में रहते थे तो दिक्कत होती थी, धीरे धीरे करके वो समझ गए, सोच बढ़ी, रास्ते बढ़े, दिमाग बढ़ा, तो वो घर बनाए, नालियाँ भी बनाए थे। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप देखेंगे बहुत चीज़ें एकदम पलटी हुई आपको मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है सारी सिविलाइजेशन वगैरह, खूब प्रश्न आते हैं। तो झोपड़ियों के भी छोटे छोटे से घरों के अवशेष प्रूफ्स भी देखने को मिले हैं। आगे देखिए, बुर्जहों में गड्ढों को घर बनाकर रहने के साक्ष्य में। पहले था कि ज़मीन के ऊपर घर नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जानवर इनको देख लेगा तो खा लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यहाँ पर कुछ है। जब
आप कहीं दूर एरिया में रहो, कोई घर दिखता है तो लगता था पानी वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से जानवर शिकार होता था। लेकिन इनको क्या होता था कि हम अगर बचे रहेंगे तो ये लोग जैसे गुफाओं में रहते तो उतना सोच ही नहीं थी कि उसके ऊपर बना लें, तो वो गड्ढे में बना गड्ढा खोद के बनाते थे। तो इस तरीके से जैसे था, जैसे गुफा में रहते तो वैसे घर बनाते थे। तो घर को गर्तवास इसीलिए नाम दिया गया था। ठीक है, ये गर्तवास ध्यान रखना। उसके बाद मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयताकार के भी। मेहरगढ़ में जब आगे आए तो वहाँ पर लेकिन कुछ घर ऐसे हमको मिले हैं जो रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में थोड़े बहुत बने हैं। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक के साथ साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे थे। ये हो गया एक ग्रुप, जैसे बताया जाता होता है ना कि कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, एक अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। करंटली मैं एक सोसाइटी में अपार्टमेंट ली हुई हूँ, तो वहाँ पर इस तरीके से मैं रह रही हूँ। तो कैसे है कि ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सामने वाला अलग है, उस वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो चीज़ें यहाँ पर ऐसे। तो जैसे आप लोग रहते हो, आप लोग भी देखे हो बाहर का, तो वैसे ये भी लोग एक कॉलोनी, एक कस्बा, एक ऐसे ग्रुप के कमेटी के लोग ही, यहाँ पे इतने लोग हैं, वहाँ पर ऐसे लोग हैं, ऐसे करके रहने लगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये मैंने आपको बताया। अच्छे से पढ़ लीजिए, जम के मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये अप एंड डाउन करना, मैं बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ काफ़ी समय से, ये सब कुछ मैनेज करना और आप लोग की क्लासेस मैनेज करना, सुबह शाम अपने लिए खाने बनाने, सब बहुत हेक्टिक है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लो। अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम जम के कर लो, जॉब कर रहे हो तुम जम के कर लो। अच्छा है, करो, लेकिन मेहनत से कर लो ताकि चीज़ें समझ में रहें। बाकी मेरा काम बताना है, मैं बता दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के तौर पर। अब देखिए उसके बाद क्या है, परिवारों के समूह जनजाति को जन्म दिया। जनजातीय सदस्यों में आयु है, बुद्धिमत्ता है, शारीरिक बल के आधार पर कार्य वगैरह किया। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, चेंजेस आते गए। फिर उसके बाद पुरुष पुरुष वगैरह भी सरदार बनने लगे थे। तो होता ना कि ये बड़े हैं, इनकी बात सब मानते हैं, तो उस तरीके से। नवपाषाण काल में जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराएं भी बहुत होती थी, भाषाएं भी अलग अलग, संगीत, चित्रकारी, ये सारी चीज़ें, मतलब सांस्कृतिक ज्ञान बहुत अच्छा था उन लोगों को। ये लोग पूजा वगैरह भी करते थे, सूर्य की, जल की, आकाश, पृथ्वी, गाय, सर्प की पूजा भी कर। नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थान। मिट्टी का बर्तन, हम लोग के यहाँ कुल्हड़ आता है, हम लोगों के यहाँ दिवाली आती है, प्लेट्स आते हैं, मटका आता है, और वो प्लेट वही आती है, बड़े बड़े कोसे टाइप के कहते हैं, दिवाली में मुझे मिलता है। क्या नहीं आता, सब कुछ तो आता। तो उसमें तो बहुत होते थे, भटूरी टूरी टाइप का होता था, मटकी छोटी छोटी होती, उसमें दाल बनती थी। ठीक है, बनती थी कि नहीं मटके में दाल पहले, बहुत पहले। तो वो सारी चीज़ें थी, चित्रकारी की जानकारी थी, बर्तन वगैरह थे, मतलब काफ़ी कुछ बढ़िया ये लोग सीख गए थे। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। आप लोगों को इसकी लिखने को आएगा, नवपाषाण काल की कोई 5 विशेषताएं बताइए, नवपाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। आप लोग को हर चीज़ बताई जाएगी। अच्छा, एक बात और, जो क्वेश्चन मैं आप लोग को इन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो टेलीग्राम पर सबको मिल जाएगा, सारे लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और इन सारे सब्जेक्ट की नोट्स अगर आपको परचेज़ करनी है तो टेलीग्राम पर जाइए, एक सब्जेक्ट की भी मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की भी मिलेगी। आपको पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन और सर से लेनी होगी। और ये नोट्स नहीं रहेगी, मतलब आपको मेरी ही नोट्स रहेगी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट रहती है सेम टॉपिक्स पे। ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हैं, आप लोग को जो पसंद आए आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा इस क्लास का सिर्फ फंडा एक ही है, 90% के ऊपर ले आना है, क्योंकि मेरिट की ही लड़ाई है, इतना ध्यान रखिएगा। तो जम के मेहनत करिए, आपको वो जैसे करनी है वो अपने हिसाब से करिए, आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है, क्या करना है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में सीरियस होकर पढ़िए, बाकी सेमेस्टर में धीरे धीरे से सब समझ में आ जाता है और सारे बच्चे सब कर ले जाते हैं। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट में नई सारी बातें, नया टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।